कहानी एक आलीशान हवेली में घटती है। लिया अपने लंबे समय से बनाए गए भागने के प्लान को अंजाम दे रही है। उसका हर कदम इतना हल्का है कि कहीं उसके पास सो रहा उसका बॉयफ्रेंड एड जाग न जाए। लिया दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑप्टिकल साइंटिस्ट्स में से एक है, लेकिन वह एक सनकी और खतरनाक इंसान के नियंत्रण में भी है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह बड़ी सावधानी से निगरानी उपकरण बंद करती है और रिमोट को चुपचाप वापस रख देती है। वह चुपचाप ड्रेसिंग रूम में पहुंचती है और पहले से पैक किया हुआ अपना सामान उठा लेती है। उसका हर कदम मानो तलवार की धार पर रखा हो, लेकिन मुसीबत बिना बुलाए आ ही जाती है। एक मामूली सी चूक में उसका पैर कुत्ते के खाने के बर्तन से टकरा जाता है। रात के सन्नाटे में वह आवाज बहुत तेज गूंजती है। लिया का दिल मानो गले तक आ जाता है। वह तुरंत फोन निकालकर कैमरे चेक करती है और जब देखती है कि एड अब भी गहरी नींद में है, तब जाकर राहत की सांस लेती है। थोड़ी ही देर में वह गैराज पहुंच जाती है, लेकिन जब उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी एक और मुश्किल सामने आ जाती है। उसका प्यारा पालतू कुत्ता जूस उसके सामने आ खड़ा होता है। उसकी गर्दन में बंधा ठंडा इलेक्ट्रिक कॉलर लिया कि दिल को चुभ जाता है। ये कॉलर एड के नियंत्रण का प्रतीक है। वह अपने कुत्ते को इस कैद खाने में अकेला छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वह आगे बढ़कर कॉलर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन घबराया हुआ जूस पास खड़ी स्पोर्ट्स कार से टकरा जाता है और कार का अलार्म तेज आवाज में बज उठता है। अब भेद खुलने में बस कुछ ही पल बाकी थे। लिया के पास सोचने का समय नहीं था। वह दौड़कर 2 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ जाती है, झाड़ियों को पार करती है और आखिरकार सुरक्षित तरीके से सड़क तक पहुंच जाती है। तभी दूर से आती कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर देती हैं। उसकी बहन एमी समय पर पहुंच चुकी थी। लिया कुछ भी समझाने का इंतजार नहीं करती और बस जल्दी गाड़ी चलाने को कहती है, लेकिन तभी सामने से एड आ पहुंचता है। वह गुस्से में कार का शीशा तोड़ देता है। वह लिया को कार से बाहर घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन एमी पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाती है और कार पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है। एड सिर्फ गुस्से में वहीं खड़ा रह जाता है। 2 हफ्ते बाद एड से बचने के लिए लिया अपने दोस्त जेम्स के घर रहने लगती है। जेम्स पहले एक पुलिस अफसर था, जिससे लिया को थोड़ी सुरक्षा महसूस होती है, लेकिन लंबे समय तक झेली गई घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना ने उसके मन पर गहरे घाव छोड़ दिए हैं। इतना समय बीत जाने के बाद भी वह घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। यहाँ तक कि दरवाजे से चिट्ठी उठाने जैसी छोटी सी बात भी उसे डरा देती है। सड़क पर खड़ा कोई अनजान व्यक्ति देखकर वह घबराकर वापस घर के अंदर भाग जाती है। वह आदतन अपने लैपटॉप के कैमरे को ढक देती है, मानो उसे हर समय कोई देख रहा हो। उस दिन एमी एक बड़ी खबर लेकर आती है। लिया के घर छोड़ने के बाद एड ने आत्महत्या कर ली थी। यह अचानक मिली मौत की खबर सुनकर लिया पूरी तरह हैरान रह जाती है। जब वह समाचार रिपोर्ट देखकर इसकी पुष्टि कर लेती है, तब उसके भीतर दबा हुआ दर्द और तनाव आखिरकार बाहर निकल आता है। वह अपनी बहन को बताती है कि आखिर उसे भागना क्यों पड़ा था। एड के अंदर दूसरों को नियंत्रित करने की विकृत चाहत थी। उसकी बात न मानने पर मारपीट होना आम बात थी। कुछ महीने पहले एड बच्चा चाहता था, लेकिन लिया जानती थी कि बच्चा उसके लिए एक नई बेड़ी बन जाएगा, इसलिए वह चुपचाप गर्भ निरोधक दवाएं लेती रही। अब जबकि वह राक्षस मर चुका था, उसे लगा कि वह आखिरकार नई जिंदगी शुरू कर सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद घटनाएं अजीब मोड़ लेने लगती हैं। लिया को एक वकील की तरफ से चिट्ठी मिलती है। वह वकील कोई और नहीं बल्कि एड का छोटा भाई टॉम था। वह अपने भाई की वसीयत को लागू करने आया था। एड ने लिया के नाम $50 लाख की विरासत छोड़ी थी, जिसे हर महीने $1 लाख की किश्तों में दिया जाना था। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी थीं। लिया किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकती थी और न ही उसे किसी मानसिक बीमारी का निदान होना चाहिए था। हालांकि यह विरासत काफी रहस्यमय लग रही थी, फिर भी इतने बड़े धन को ठुकराना आसान नहीं था। आखिरकार लिया समझौते पर हस्ताक्षर कर देती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कमरे के एक कोने में कोई अदृश्य निगाह उन सब पर नजर रख रही थी। इसके बाद लिया की जिंदगी में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। खाना बनाते समय वह गैस की आंच सबसे धीमी कर देती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हटती है, आंच अपने आप पूरी तेज हो जाती है और कुछ ही क्षणों में बर्तन में रखा खाना आग पकड़ लेता है। रात के समय उसे बार बार महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा उसे घूर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। यहाँ तक कि सोते समय उसकी चादर किसी अदृश्य ताकत द्वारा धीरे धीरे खींची जाने लगती है। अचानक कुछ चमकती रोशनियों के साथ लिया की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि चादर बिस्तर से नीचे गिर चुकी है। वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन महसूस करती है कि चादर का दूसरा सिरा किसी चीज के नीचे दबा हुआ है। कोई अदृश्य वस्तु उसकी ओर बढ़ रही थी।
डर के मारे वह जोर से चीख पड़ती है और तुरंत अपने दोस्त जेम्स को बुलाती है। लेकिन जब जेम्स कमरे में पहुंचता है तब तक सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। ये अजीब घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं और लिया की मानसिक स्थिति फिर से टूटने लगती है। एक दिन वह एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे पता चलता है कि पिछली रात बैग में रखा उसका पोर्टफोलियो गायब हो चुका है। इंटरव्यू के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। अस्पताल की जांच में पता चलता है कि उसके शरीर में अब भी बड़ी मात्रा में नींद की दवा मौजूद है, जबकि एड से भागने के बाद उसने ऐसी कोई दवा नहीं ली थी। घर लौटने पर उसे बाथरूम में वही दवा की बोतल मिलती है जिसका इस्तेमाल उसने कभी एड को बेहोश करने के लिए किया था। अब लिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि एड मरा नहीं है और उसने अपनी ऑप्टिकल तकनीक की मदद से खुद को अदृश्य बनाने का तरीका खोज लिया है। इसके बाद वह जेम्स को साथ लेकर टॉम से सामना करने पहुंचती है, लेकिन टॉम उन्हें अपने भाई की मौत की तस्वीरें और उसकी अस्थियों का कलश दिखा देता है। टॉम दावा करता है कि उसने अपनी आंखों से एड की लाश देखी थी। वह कहता है कि एड की सबसे बड़ी ताकत कोई आविष्कार नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें मानसिक रूप से नियंत्रित करना थी। उसके अनुसार लिया जो कुछ महसूस कर रही है वह शायद एड की मौत के बाद भी उसके मन में मौजूद भ्रम और डर का असर है। इस समय कोई भी लिया की बात पर विश्वास नहीं करता। तभी उसे एक और बड़ा झटका लगता है। वह अपनी बहन एमी के पास अपना दुख साझा करने जाती है, लेकिन एमी उसे बुरी तरह डांटती है और उससे सारे रिश्ते तोड़ देती है। दरअसल किसी ने लिया के ईमेल अकाउंट से एमी को एक बेहद अपमानजनक और जहरीला संदेश भेज दिया था। लिया लाख सफाई देती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। वह जानती थी कि यह सब एड ने किया है, लेकिन उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था। धीरे धीरे लिया की मानसिक स्थिति पूरी तरह टूटने लगती है। वह टूटकर फर्श पर पड़ी रहती है। जेम्स की बेटी शैली उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत का जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। शैली की नजर में कमरे में सिर्फ लिया ही मौजूद थी, इसलिए दोष उसी पर जाता है। जब जेम्स वहां पहुंचता है और अपनी बेटी के चेहरे पर चोट देखता है तो उसका भरोसा भी लिया पर से उठ जाता है। उसे लगता है कि लिया लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ये सब खुद कर रही है। आखिरकार वह अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देता है और लिया को बिल्कुल अकेला छोड़ जाता है। पूरी दुनिया से ठुकराए जाने के बाद भी इस बार लिया टूटती नहीं है। डर अभी भी था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और जीने की इच्छा उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह खाली कमरे की ओर देखकर जोर से चिल्लाती है। फिर वह फर्श पर कॉफी पाउडर बिखेर देती है ताकि उस अदृश्य इंसान के निशान पकड़ सके। तभी उसे एक और विचार आता है। वह एड के फोन पर कॉल लगाती है। हैरानी की बात यह थी कि फोन बजने लगता है। घंटी की आवाज घर के ऊपर बने अटारी वाले कमरे से आती है। लिया ऊपर चढ़ती है और सचमुच एड का फोन ढूंढ निकालती है। फोन में उसकी सोते समय चुपके से ली गई तस्वीरें थीं और वही इंटरव्यू पोर्टफोलियो भी मौजूद था जो गायब हो गया था। तभी फोन पर एक संदेश आता है जिसमें लिखा होता है, हैरान हो गई ना? उसी समय पीछे सीढ़ियों की तरफ से आवाज सुनाई देती है। लिया तुरंत सामने पेंट फेंक देती है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक इंसानी आकृति उभरती है और फिर पल भर में गायब हो जाती है। वह पेंट के निशानों का पीछा करते हुए रसोई तक पहुंचती है और देखती है कि सामने वाला व्यक्ति सिंक में खुद को साफ कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचती है, कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबोच लेती है। मौका मिलते ही वह खुद को छुड़ाकर घर के बाहर भाग निकलती है। इसके बावजूद वह पुलिस के पास नहीं जाती, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब उसे खुद ही अपनी मदद करनी थी। उस अदृश्य हमलावर से छुटकारा पाने के लिए लिया एड की हवेली लौटने का फैसला करती है। उसे यकीन था कि वहीं कहीं अदृश्य होने का राज छिपा है और वहीं उसकी बेगुनाही साबित करने का एकमात्र सबूत भी है। लंबा सफर तय करने के बाद वह हवेली पहुंचती है और प्रयोगशाला का दरवाजा खोलती है। अंदर रखी एक डिस्प्ले रैक पर उसे एक अदृश्यता सूट दिखाई देता है। अब यह साफ हो चुका था कि उसके घर में दिखाई देने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि एड ही था। लिया उस सूट को अपने साथ ले जाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है।
एड वापस आ चुका था। लिया तुरंत होशियारी दिखाते हुए अदृश्यता सूट को अलमारी में छिपा देती है और खुद दरवाजे के पीछे जाकर छिप जाती है। कुछ ही देर में कालीन पर पैरों के निशान दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही अदृश्य आदमी दरवाजा खोलता है, लिया पूरी ताकत से उसे धक्का मार देती है और वहां से भाग निकलने में सफल हो जाती है। बाहर आते ही वह तुरंत एमी को फोन करती है और एक रेस्तरां में मिलने के लिए कहती है। वह उसे पूरी सच्चाई बताना चाहती थी। एमी से मिलने के बाद लिया अदृश्यता सूट और एड के जिंदा होने की पूरी कहानी बता देती है, लेकिन तभी एमी का चेहरा डर से बदल जाता है। अगले ही पल एमी की वहीं मौत हो जाती है और सारी परिस्थितियां लिया को ही हत्यारा साबित कर देती हैं। उसे गिरफ्तार करके मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है। लिया लाख कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसकी मानसिक स्थिति को शांत करने के लिए डॉक्टर उसे एक शांतिदायक इंजेक्शन देते हैं, लेकिन दवा का असर होने से पहले ही उसके कानों में एड की आवाज गूंजती है। जब लिया होश में आती है तो उसे एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। वह गर्भवती थी। उसे पता चलता है कि जो दवाएं वह ले रही थी उन्हें एड ने पहले ही बदल दिया था। इसके बाद टॉम उससे मिलने आता है। वह एड की एक शर्त लेकर आया था। अगर लिया बच्चे को जन्म देने और एड के पास वापस लौटने के लिए तैयार हो जाए तो वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे सभी आरोपों से बचा सकता है। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि एड जिंदा है। गुस्से से भरी लिया सारे कागजात जमीन पर फेंक देती है। जैसे ही टॉम का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, वह उसके ब्रीफकेस में रखी एक स्टील की पेन चुरा लेती है। लिया जानती थी कि एड कहीं न कहीं से उस पर नजर रख रहा है। वह कभी नहीं चाहेगा कि उसके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। रात होने पर लिया शॉवर चालू कर देती है और उसी पेन से अपनी कलाई काटने की कोशिश करती है। उसकी योजना काम कर जाती है। लिया को खुद को नुकसान पहुंचाते देख एड आखिरकार सामने आ जाता है। मौका मिलते ही लिया उस पर पेन से लगातार वार करने लगती है। अदृश्यता सूट क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसमें खराबी आने लगती है। इस दौरान हुए भारी शोर शराबे से सुरक्षा कर्मी वहां पहुंच जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अदृश्यता सूट की ताकत के कारण एड की शक्ति और गति सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। वह आसानी से कई सुरक्षा कर्मियों को गिरा देता है। लिया जमीन पर पड़ी एक पिस्तौल उठाती है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश के कारण अदृश्यता सूट ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और एड की आकृति बार बार दिखाई देने लगती थी। लिया पूरी कोशिश से उसका पीछा करती है, लेकिन वह फिर से बच निकलता है। लिया समझ जाती है कि अब जेम्स और उसकी बेटी भी खतरे में हैं। वह तुरंत जेम्स को फोन करके अपनी बेटी की सुरक्षा करने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब जेम्स घर पहुंचता है तो उसकी बेटी की हालत बेहद गंभीर होती है और उसी समय अदृश्य आदमी उस पर भी हमला कर देता है। वह बिल्कुल असहाय हो जाता है। ठीक उसी निर्णायक पल पर लिया वहां पहुंच जाती है। वह आग बुझाने वाला यंत्र उठाकर पूरे गलियारे में तेजी से उसका स्प्रे करने लगती है। आग बुझाने वाले यंत्र के पाउडर के असर से अदृश्य आदमी पूरी तरह दिखाई देने लगता है। लिया बिना एक पल गंवाए लगातार गोलियां चलाती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। वह आगे बढ़कर उसका मास्क उतारती है, लेकिन जो चेहरा सामने आता है उसे देखकर दंग रह जाती है। वह एड नहीं बल्कि उसका छोटा भाई टॉम था। उसी समय पुलिस एड की हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में असली एड को कैद अवस्था में बरामद करती है। मामला जल्द ही सुलझा हुआ घोषित कर दिया जाता है। आधिकारिक कहानी के अनुसार टॉम अपने भाई की प्रतिभा से जलता था। उसने अदृश्यता सूट चुरा लिया, एड को बंदी बना लिया और फिर लिया से बदला लेने के लिए यह सब किया। एड को एक निर्दोष पीड़ित बताया जाता है और पूरी दुनिया इस कहानी पर विश्वास कर लेती है, लेकिन लिया नहीं, क्योंकि वह एड को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह जानती थी कि यह सब उसी की रची हुई साजिश थी। टॉम केवल एक मोहरा और बलि का बकरा था। जब कानून एड को सजा नहीं दे सका, तब लिया ने खुद इस कहानी का अंत करने का फैसला किया। वह खुद एड से मिलने जाती है और उसकी हवेली में उसके साथ रात का भोजन करती है। बाहर से ऐसा दिखाती है जैसे वह उससे सुलह करना चाहती हो। उसने अपने शरीर पर एक सुनने वाला उपकरण लगा रखा था ताकि जेम्स बाहर बैठकर उनकी बातचीत सुन सके। उसकी उम्मीद थी कि एड अपनी जुबान से अपराध स्वीकार कर लेगा। डिनर के दौरान एड बेहद विनम्र और संवेदनशील बनने का नाटक करता है, लेकिन वह लगातार खुद को भी एक पीड़ित बताता रहता है। तभी वह अपनी वही खास तकिया कलाम वाली बात कहता है। बस उसी क्षण लिया को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके सारे शक सही थे।
अब वह समझ चुकी थी कि बातचीत के जरिए उससे सच उगलवाना असंभव है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, मानो उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। इसके बाद वह बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। दूसरी ओर एड संतुष्ट होकर मुस्कुरा रहा था और दोबारा हासिल हुई अपनी सत्ता का आनंद ले रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके बेहद करीब आ चुका है। अगले ही पल उसका गला काट दिया जाता है। उसे मारने वाला आखिर कौन था? कुछ देर बाद लिया वॉशरूम से बाहर आती है और यह दृश्य देखकर भयभीत होने का नाटक करती है। वह तुरंत आपातकालीन सेवा को फोन करती है। उसकी आवाज में दुख, घबराहट और सदमे का अभिनय साफ झलक रहा था। इसके बाद वह धीरे धीरे कैमरे की निगरानी से बाहर चली जाती है। जैसे ही उसका चेहरा अंधेरे में छिपता है, उसके चेहरे का सारा डर गायब हो जाता है। वह आखिरी बार मरते हुए एड की ओर देखती है, फिर धीरे से वही शब्द कहती है जो एड अक्सर कहा करता था। असल में वॉशरूम जाने के बहाने वह ड्रेसिंग रूम में गई थी और वहां से वह दूसरी अदृश्यता सूट निकाल लाई थी, जिसे उसने पहले छिपा कर रखा था। उसने उसी तरीके का इस्तेमाल करके एड से बदला लिया, जैसा कभी एड दूसरों पर करता था। थोड़ी देर बाद पहुंचे जेम्स की नजर उसके बैग में छिपे अदृश्यता सूट पर पड़ती है और वह तुरंत पूरी सच्चाई समझ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह चुप रहना चुनता है, क्योंकि उसके लिए यही असली न्याय था। फिल्म के अंतिम दृश्य में लिया ठंडी रात की हवा के बीच उस हवेली से बाहर निकलती है जिसने वर्षों तक उसे कैद करके रखा था। अब वह अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकती थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।